हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पर। तो आज आपके लिए हम एक छोटा सा लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स के बारे में। और जैसे ऑप्टिक्स तो बहुत ही बड़ा लेक्चर होता है, यानी चलते रहेगा। इसको हम दो हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे। एक होगा रे ऑप्टिक्स और दूसरा होगा हमारा वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो आज हम रे ऑप्टिक्स की ही शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि ऑप्टिक्स होता क्या है, ठीक है। ऑप्टिक्स कहते किसको हैं? तो इससे पहले ऑप्टिक्स एक तरह का यूनिट है, एक तरह का ब्रांच है ना, एक तरह का फिजिक्स का ब्रांच है ये। तो जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे शुरुआत में, जिस तरह से हम लोग करंट मैग्नेटिज्म देखे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या करते थे कि कोई चार्ज अगर स्थिर अवस्था में है तो उसके बारे में अध्ययन करते थे कि आवेश कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, आवेश कितना विद्युत विभव क्रिएट करेगा, ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है। तो उसी तरह से ऑप्टिक्स वाले ब्रांच में हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं ना। प्रकाश क्या है, प्रकाश का बिहेवियर क्या क्या है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, किसी दर्पण से हम प्रकाश का परावर्तन कैसे करेंगे, लेंस से प्रकाश का परावर्तन कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं ऑप्टिक्स में। यानी प्रकाश का जितना भी बिहेवियर है, जितना भी गुण है, लक्षण है, उन सभी गुणों का अध्ययन जहाँ पे होती है उसको कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है, एक शाखा है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। ऑप्टिक्स में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में अध्ययन करने वाला ब्रांच जो है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं, है ना। प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बाबू कि प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश कहते किसको? प्रकाश, लाइट, जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, है ना। तो हम लोग पहले से जानते हैं, 10 क्लास 9 क्लास में डेफिनेशन जानते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो ये थोड़ा ओल्ड हो जा रहा है ना। आज के टाइम में मॉडर्न ज़माने में डेफिनेशन भी हमारा अपडेट होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि 10 क्लास तक के ठीक है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम देखते हैं, लेकिन 12 स्टैंडर्ड में इसको हम अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। अलग तरीका क्या है हमारा? तो एक्चुअल में प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो जिस तरह से एक्सरे है ना, एक्सरे करवाते हैं जाकर के, तो एक्सरे हमारा क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जिस तरह से पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रेज एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है। जिस तरह से हमारा इंफ्रारेड रेज है ना, अवरक्त किरणें, ये भी हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो उसी तरह से प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी हम इसको परिभाषित अगर करें तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। और इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये हम ऐसा क्यों लिखे 4000 एंगस्ट्रॉम या 7000 एंगस्ट्रॉम? तो एक्चुअल में विद्युत चुंबकीय तरंग कई सारे ऐसे चीज़ है, मतलब बहुत सारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्सरे हो गया, अवरक्त किरणें हो गया, है ना, सूक्ष्म रे हो गया, रेडियो वेव हो गया। तो ऐसे कई सारे विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। लेकिन हम क्या सब विद्युत चुंबकीय तरंग से किसी चीज़ को देख सकते हैं? तो नहीं। जैसे मान लो कि एक्सरे है, यहाँ पे एक्सरे है, ठीक है, हो सकता है कहीं पे रेडियो वेव हो सकता है कहीं पे माइक्रोवेव हो,
तो हम सब वेव के कारण हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। सबका मान लो अलग अलग वेवलेंथ है, तो कुछ ऐसा हिस्सा ही है, कुछ ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग का हिस्सा है जिससे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो उस हिस्से में जो वेव आती है उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक आने वाली जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंग होगी, उन सभी तरंगों की सहायता से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। और जिससे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं तो उसका हमने नाम क्या रख दिया कि ये प्रकाश है ना। क्या लिखे? जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है और जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। इससे हम क्या करते हैं? वस्तु को देख पाते हैं। क्या हम एक्सरे से देख पाते हैं? नहीं। क्या हम रेडियो वेव से देख पाते हैं? नहीं। क्या हम माइक्रोवेव से देख पाते हैं? नहीं। क्या हम पराबैंगनी किरण से देख पाते हैं? नहीं। क्योंकि इन सभी का तरंगदैर्घ्य जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में नहीं आता है। तो जो भी तरंगदैर्घ्य इसके बीच में आएगा, जो भी किरण का, जो भी तरंग का आएगा, उससे हम देख पाएंगे, बाकी से नहीं देख पाएंगे। चलिए, क्लियर हो गया, प्रकाश का डेफिनेशन हो गया, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फिजिक्स में प्रकाश का बहुत सारा बिहेवियर, कई सारा गुण है ना। एक विचित्र दुनिया है लाइट को लेकर के। तो इसलिए हम लोग लाइट को यानी प्रकाश को दो तरह से बांट करके, ऑप्टिक्स को दो तरह से बांट करके स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स का एक हिस्सा हो जाता है रे ऑप्टिक्स, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, पता नहीं दिख पा रहा कि नहीं। देखिए, देखो ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स का दो हिस्सा हो गया। एक हो जाएगा आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा हो जाएगा आपका वेव ऑप्टिक्स। तुम लोग वहाँ आगे देखो और देखना दिखता है कि नहीं दिखता है। ठीक है, बैठ। अगर घर जाना तो फिर घर जा सकता है ना। 12 वाला का रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिख रहा ना। चलिए, तो प्रकाशिकी को हम दो हिस्सा में बांट करके पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स को दो हिस्सा में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा क्या है? वेव ऑप्टिक्स। दो हिस्सा में हम क्यों बांटे, किस आधार पे बांटे? तो जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको बताते हैं हम कि मान लो कभी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं जा करके, है ना। तो जब हम खून जांच करवाने जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ ऐसा जांच जो डॉक्टर लिखता है तो कहीं पर यहाँ हाथ से, है ना, उंगली से ब्लड लेता है। कई बार ऐसा होता है कि नस से लिया जाता है ब्लड, है ना। और जांच का जो तरीका है, जैसे मान लो आपको ब्लड ग्रुप पता लगाना है तो उसको तुरंत बता देगा, मेरे ख्याल से 2 मिनट में बता देगा आपको कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। अगर मान लीजिए कि आपको टाइफाइड या मलेरिया का चेक करवाना है तो उसके लिए हम लोग अलग डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस तरह से हमको बीमारी को पता लगाने के लिए अलग अलग मशीन, ब्लड टेस्ट करने के लिए अलग अलग मशीन की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में बाबू स्टडी करने के लिए अलग अलग डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग डिवाइस का मतलब ये हुआ कि प्रकाश को हम स्टडी करते हैं, जैसे मिरर लेकर के स्टडी करते हैं। प्रकाश को स्टडी करने के लिए हम लोग लेंस लेते हैं। प्रकाश को स्टडी करने के लिए हम लोग प्रिज्म लेते हैं। प्रकाश को स्टडी करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप लेते हैं, है ना, टेलीस्कोप लेते हैं। उसी तरह से जब हम वेव ऑप्टिक्स में आते हैं तो वहाँ पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लाइट को स्टडी करने के लिए कई सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है और इसी के कैटेगरी के हिसाब से हम लोग ऑप्टिक्स को दो हिस्सा में बांट करके पढ़ते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा क्या है? वेव ऑप्टिक्स। देखो क्या है रे ऑप्टिक्स और किस लाइट को हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में, और लाइट का किस कैटेगरी को हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, उसको देखिए। तो जो प्रकाश है ना, रे ऑप्टिक्स में हम लोग वो डिवाइस के बारे में स्टडी करते हैं, वह प्रकाश, वह यंत्र जिसका आकार
प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से बहुत अधिक होता है, उसको हम कहाँ लेकर के पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स में। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम जो अभी देखे थे से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक की बात। तो जिसका साइज, जिसका आकार 4000 एंगस्ट्रॉम और 7000 एंगस्ट्रॉम से काफ़ी अधिक होगा, उसकी स्टडी हम लोग, उस यंत्र का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? आके रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स का एक नाम और भी है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। अब बताओ कि यहाँ पे कौन कौन सा यंत्र हो सकता है? तो आंसर है जैसे मिरर, है ना। मिरर का अध्ययन हम लोग कहाँ पे करेंगे? रे ऑप्टिक्स में। जैसे आपका हो गया लेंस, लेंस का अध्ययन कहाँ करेंगे हम? आपके रे ऑप्टिक्स में। जैसे हो गया आपका प्रिज्म, प्रिज्म का अध्ययन कहाँ हम आके करेंगे? रे ऑप्टिक्स में करेंगे, है ना। माइक्रोस्कोप हो गया, क्योंकि ये सब का जो साइज होता है बाबू, ये इससे काफ़ी ज़्यादा होता है ना। मिरर देखते हो ना, घर में रोज़ देख करके निकलता है कि नहीं निकलता? हाँ, तो उसका साइज क्या होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा साइज है। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करके देखें तो 4000 × 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, कितना छोटा साइज है। तो इसके कंपेरिजन में ये सब का साइज क्या? काफ़ी बड़ा है। तो जिसका साइज लाइट के साइज से काफ़ी बड़ा रहेगा, उसको हम कहाँ अध्ययन करेंगे? आके रे ऑप्टिक्स में। और जिसका साइज, जिस मशीन का साइज, जिस डिवाइस का साइज जो है लगभग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होगा, उसका अध्ययन हम आके कहाँ करेंगे? वेव ऑप्टिक्स में, है ना। तो जिस यंत्र का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर हो, तो उसका अध्ययन हम कहाँ पे आके करेंगे? वेव ऑप्टिक्स में। इसमें जैसे होगा आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो है बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पर जाने के बाद हमको ये पता चलता है कि अगर 2 टॉर्च को हम एक साथ ऑन करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कितना विचित्र बात है, अद्भुत बात है ये कि अगर हम 2 टॉर्च को ऑन करेंगे तो लाइट बढ़ना चाहिए, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से पता चला हमको कि लाइट बढ़ता भी है और लाइट का जो चमक है वो डार्कनेस, यानी कहने का मतलब है कि वो डार्क हो जाता है। 2 टॉर्च को एक जगह पे फोकस करेंगे तो या तो चमक बढ़ जाएगा या तो अंधेरा हो जाएगा। तो बढ़ना तो सबको पता है कि भाई बढ़ जाएगा, लेकिन अंधेरा कैसे हो जाएगा? तो देखेंगे जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें आएगा एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है और वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स को, और रे ऑप्टिक्स में ही पढ़ेंगे, यानी जो भी मिरर का, लेंस का, प्रिज्म का, माइक्रोस्कोप का, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे रे ऑप्टिक्स में, या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, यहाँ भी पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। यानी जो काम हम रे ऑप्टिक्स में देखेंगे, लाइट को रे मान करके देखेंगे, वही चीज़ हम लोग लाइट को वेव मान करके भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दिख जा रहा है ना? चलिए, तो रे ऑप्टिक्स हेडिंग लगाएंगे। रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। तो देखो, रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग कुछ चीज़ जान लेते हैं। पहला नंबर में तो ये है कि रे ऑप्टिक्स जब तक रे ऑप्टिक्स चलते रहेगा, जब तक किरण प्रकाशिकी पढ़ते रहेंगे, तब तक हम प्रकाश को सीधी रेखा में चलता हुआ मानेंगे। हम ये मानेंगे कि प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में। भले जब वेव आएगा तो प्रकाश का चलने का तरीका अलग हो जाएगा, तरंग के जैसा होगा, लेकिन जब तक रे ऑप्टिक्स चलेगा तो हम क्या मान के चलेंगे कि प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है ना। यानी पहला नंबर में हम ये कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ये हो गया। अब दूसरा, किरण किसको कहते हैं, रे किसको कहते हैं?
तो आंसर है कि प्रकाश जिस रास्ते से चलती है उसको क्या कहा जाता है? किरण कहते हैं ना, रे कहते हैं। प्रकाश जिस पथ यानी रास्ता से चलता है उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं, है ना। तो प्रकाश जिस रास्ते से चलेगी उसको क्या बोलेंगे? किरण। इसको हम देख सकते हैं, घर पे देख सकते हैं प्रकाश का किरण को। जैसे मान लो कि आप अंधेरे कमरे में एक टॉर्च लेकर के आप ऑन कीजिए टॉर्च को, तो टॉर्च से जो लाइट निकल रही, लाइट बीम निकलेगी और वो जिस रास्ते से ट्रैवल करेगी वही आपका किरण है। जैसे मान लो कि छप्पर वाले घर में कहीं पे छेद अगर रहता है और धूप जब है ना दोपहर के टाइम में, हाँ यहाँ पर भी है, दोपहर के टाइम में क्या आपको दिखेगा? वहाँ से एक लाइट पुंज आता हुआ दिखेगा। तो अगर ढेर सारा किरण एक साथ चल रहा, किरणों का एक बंडल चल रहा, तो हम उसको कहते हैं प्रकाश पुंज। लेकिन अगर एक पतला बारीक सा आ रहा लाइट वेव, लाइट रे आ रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण कहते हैं। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं किरणों के बंडल। किरणों के बंडल यानी ढेर सारा किरण जब आ रहा है, किरणों के बंडल को प्रकाश पुंज कहा जाता है। यानी अगर हम मान लो 100 टॉर्च को ऑन कर दिए एक जगह पे रख के, तो क्या होगा कि ढेर सारा किरण निकलेगा। अब जब दूर से हम उसको देख रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये प्रकाश पुंज है हमारा, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखेगा। मान लो यहाँ पे 100 टॉर्च को ऑन किए थे, पहला टॉर्च अपना रे भेजा, दूसरा अपना ऐसे भेज रहा, तीसरा अपना ऐसे भेज रहा, चौथा अपना ऐसे भेज रहा, ऐसे ये 100 तरह का 100 तरह का रे निकलेगा। तो इसको हम कहते हैं किरण पुंज कहते हैं, है ना। इसको कहा जाता है बीम, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश का पुंज है ये, किरण पुंज है, ठीक है। तो ये आपका बीम कहलाएगा, पुंज। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर पॉइंट पे, कि जब ये प्रकाश की किरण किसी दीवार पे जाकर के टकराती है, धीरे धीरे करके हम लोग आ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन पे पहुंच रहे हैं। लेकिन पहले आप ये समझिए कि जब प्रकाश की किरण, यही प्रकाश की किरण जैसे हमारे ऊपर पड़ रही होगी, है ना, तब हम वीडियो बना पा रहे हैं। अगर अंधेरा कर देंगे तो बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो जब प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रही है, इस बोर्ड पे पड़ रहा है, तो अब आप देख पा रहे हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह पे गिरती है तो कौन कौन सा घटना वहां पे होता है, इसको देखिए आप। जैसे मान लो कि एक दीवार है, ठीक है, ये एक वाल है, एक दीवार है। जब यहां पे प्रकाश की किरण आती है, ये मान लो 3 तरह का प्रकाश की किरण है, तो इस दीवार पे क्या क्या घटना होने वाला है, प्रकाश की कौन कौन सी घटना दीवार पे होती है। तो आंसर ये है कि ये दीवार क्या करता है, प्रकाश के कुछ हिस्सा को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ हिस्सा को क्या किया, ये रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, परावर्तित कर दिया। यानी जैसी आया टकराया और उसको वापस उसी दिशा में, उसी माध्यम में भेज दिया। कुछ हिस्सा को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अवशोषित रख लिया, अपने पास रख लिया, जमा कर लिया, है ना। और कुछ हिस्सा को ये क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है, यानी साइड से भेज दिया। जैसे हम एक दीवार, ये दीवार यहाँ पे लाइट को भेजेंगे ऐसे, तो ये क्या करेगा, कुछ हिस्सा को रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ हिस्सा को लाइट का, जो लाइट यहाँ पे आके गिर रही थी, वो लाइट कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। तो इधर जाने की घटना जो है, इधर जाने की घटना क्या कहलाती है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट। और कुछ को एब्जॉर्ब कर ली, अवशोषित कर ली, और कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया। यानी आप इसको सिंपली जान लो कि जब प्रकाश किसी सतह पे पड़ती है तो क्या होता है, रैट यानी चूहा होता है ना। चूहा नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन, परावर्तन, अवशोषण और ट्रांसमिशन, यानी कि भेज देना, ठीक है, ट्रांसमिट करना। तो ये 3 चीज होता है, जिसमें हम लोग एक तो रिफ्लेक्शन देख लेंगे और दूसरा ट्रांसमिशन भी देखेंगे। ट्रांसमिशन नहीं बल्कि इसको हम प्रकाश के अपवर्तन के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन जो ये हिट का टॉपिक होता है, तो इसको 11 क्लास में देखना होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। बाकी एब्जॉर्प्शन जो है आपका
अलग टॉपिक है, 11 क्लास या तो फिर सीनियर क्लासेस में देखना होता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना, क्योंकि देख रहे हैं कि प्रकाश का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है वो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रकाश जब भी किसी दीवार पे गिरती है तो क्या क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और ट्रांसमिशन होता है। एब्जॉर्प्शन के ही वजह से, अवशोषण के ही वजह से जब प्रकाश लगातार किसी चीज़ पे पड़ती रहती है तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है, हीट होना शुरू हो जाता है। जैसे बोला जाता है कि गर्मी के टाइम में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। काहे भाई काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि काला चीज़ जो है, काला कपड़ा का मतलब, क्योंकि रंग जो है कुछ होता नहीं है, किसी का कोई अपना परफेक्ट रंग नहीं है। प्रकाश का जो रंग को रिफ्लेक्ट कर दिया वो वही रंग का दिखाई देता है। अगर लाल दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा कि वो सब के सब प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया और लाल को क्या किया, वो रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए लाल दिख रहा। काला दिखने का मतलब क्या हुआ कि सब के सब लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लिया, एक को कलर को वो रिफ्लेक्ट नहीं किया, है ना, तो इसलिए वो काला दिखता है। तो जब सब के सब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका हीट बढ़ते जाएगा अवशोषण की वजह से, और जिसके कारण हम लोग को बोला जाता है कि काला कपड़ा नहीं। जैसे छत का सीलिंग वगैरह जो होता है वो हमेशा वाइट कलर से रंगा जाता है। वाइट इसलिए क्योंकि वाइट का मतलब होता है कि सब के सब रंग को वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना, इसलिए वाइट दिखता है। चलिए तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखो आंसर इसका कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर दो माध्यमों को अलग करने वाली बाउंड्री से टकरा के वापस उसी माध्यम में आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लो कि ये एक हमारा बाउंड्री है, ये हमारा बाउंड्री है, यानी इधर का माध्यम अलग है और इधर का माध्यम क्या है, अलग है। मान लो इधर हवा है, इधर पानी है, या कोई और भी माध्यम हो सकता है, कांच है। तो अगर प्रकाश की किरण, मान लो कि ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है और इस बाउंड्री से टकराकर वापस अपनी ही माध्यम में लौट जाए तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर दो माध्यमों को अलग करने वाली बाउंड्री, सीमा से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाए, जिस माध्यम से जा रही थी वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो आपको घटना दिख रहा है कि प्रकाश इस माध्यम से माध्यम 1 से चली और टकराने के बाद वापस माध्यम 1 में ही लौट गई, तो ये कौन सी घटना है, प्रकाश का परावर्तन। याद रहेगा प्रकाश, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो ऐसे कि प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम से चलकर दो माध्यमों को अलग करने वाली सीमा, बाउंड्री से टकराकर वापस अपनी ही माध्यम में लौट जाए तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम वगैरह भी है ना, कि प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो कुछ ऐसा कंडीशन है जिसको लाइट फॉलो करती है, ठीक है। देखिए तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या हो सकता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है ना। तो इसको हम पिक्चर से समझते हैं कि मान लो हमारा एक सतह है, मिरर है, दर्पण, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इस दर्पण पे हम क्या करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट चुनते हैं। मान लो ये सेंटर पॉइंट है, इसका नाम हमने क्या रख दिया? O, जिसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। यानी जहां पे लाइट आके टकराती है, जिस सतह पे आके लाइट टकराती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब यहाँ से हम एक टॉर्च को ऑन किए और वो लाइट आकर के यहाँ पे टकराई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के इधर चली गई। और आपतन बिंदु से अगर हम एक लंब खींचेंगे तो इसको कहते हैं हम अभिलंब। इसको क्या बोला जाता है? अभिलंब कहते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल। और ये वाला जो किरण टॉर्च से आ रही है, लाइट सोर्स से आ रही है, ठीक है, इस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे, आपतित किरण। और जो किरण सतह से टकरा करके वापस जाती है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, है ना। तो एक हो गया आपका आपतित किरण, दूसरा क्या हो गया? परावर्तित किरण। ये आपतन बिंदु और ये क्या कहलाया आपका? अभिलंब। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब या आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि आपतित किरण जो अभिलंब के साथ में कोण बनाती है उसको कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ में कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, ठीक है। एक होता है आपतन कोण, दूसरा क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। अब देखो नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का। पहला नियम तो है कि एंगल I और एंगल R दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब जितना कोण से अभिलंब के साथ में जितना कोण से प्रकाश आपतित होती है, जितना कोण से प्रकाश आपतित होती है उतना ही कोण से प्रकाश परावर्तित भी हो जाती है। जितना एंगल पे हम ड्रॉप करेंगे लाइट को उतना ही एंगल पे वो लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। यानी एंगल I और एंगल R दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल I क्या है? आपका आपतन कोण है और एंगल R आपका क्या है? परावर्तन कोण है। तो पहला नियम क्या हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सेकंड नंबर में जो नियम है दूसरा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों के तीनों जो है एक ही तल में है ना, एक सतह पर ही है। आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपका जो है आपतन कोण, परावर्तन कोण पर डाला गया अभिलंब यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ठीक है। तो ये दो नियम इसका हो गया प्रकाश के परावर्तन का। एक तो हो गया कि I और R आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरा क्या हो गया आपका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये हमेशा सिर्फ समतल दर्पण के लिए ही हो। ये नियम जो है प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, दुनिया का कोई भी मटेरियल, ये दीवार, बोर्ड, हम, आप, है ना, मोबाइल फ़ोन, दुनिया का कुछ भी, लेंस, दर्पण, कुछ भी हो, जहाँ पर भी प्रकाश का परावर्तन होता है वहाँ पर ये नियम फॉलो करेगा। अगर हम मान लो कि दर्पण की बात करें कि कोई दर्पण है, ठीक है, ये जैसे हम ले लिए एक अवतल दर्पण ले लिए, तो क्या यहाँ पे नियम काम करेगा? बिल्कुल करेगा यहाँ पे नियम। ये मान लो इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो अभिलंब होता है वो हमेशा सेंटर से जाता है, ठीक है। यानी जो त्रिज्या है वही क्या होता है? अभिलंब के जैसा होता है। अब जैसे मान लो कि कोई लाइट यहाँ पे आपतित हो रही है
वो परावर्तित होने के बाद ऐसे चली गई, ऐसा नहीं लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बना करके दिखाते हैं, ठीक। जैसे मान लो कि एक आपका दर्पण है और यहां पर कोई लाइट मान लो आपतित हो रही है, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से हमने एक अभिलंब डाला, तो जब प्रकाश की किरण आपतित होगी उसके बाद परावर्तित हुई, तो यहाँ पर जो आ रही आपतित किरण और अभिलंब के साथ में जो एंगल बनेगा वो एंगल आई होगा। ये आपका है परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ में जो एंगल बनेगा वो आर होगा, और ये आई और ये आर आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन की घटना है। और प्रकाश के परावर्तन की घटना में कहीं पर भी प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही, हर जगह पे ये एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होगा, बराबर होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। क्या प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं होता है। प्रिज्म जो है वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, हम परावर्तन की बात कर रहे हैं कि जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन का नियम फॉलो करेगा। और जहाँ पे जो सतह पेंटेड है वहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का नियम काम करेगा। जैसे इस बोर्ड पे प्रकाश आ रही होगी तो टकरा करके कोई प्रकाश इधर जा रही होगी, कोई इधर जा रही होगी, तो वो उतना ही एंगल पे मुड़ेगी जितना एंगल पे वो आई है। समझ में आ रहा? चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि प्रकाश के परावर्तन का नियम हर जगह पे लागू होता है ना। आगे बढ़ते हैं, पॉज करो तो हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परावर्तन से रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। महत्वपूर्ण बिंदु ठीक है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है परावर्तन से रिलेटेड। तो पहला बिंदु तो ये है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में कौन कौन सी राशि बदल जाती है और कौन कौन सी राशि नहीं बदलती है। कौन कौन सी राशि का मतलब ये हुआ कि क्या प्रकाश, जैसे मान लो कि ये दीवार है, इस दीवार पे ये लाइट आ रही है, क्या प्रकाश जिस वेग से आती है परावर्तन के बाद भी, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का वेग क्या इक्वल होता है। जैसे मान लो यहाँ पे प्रकाश आ रही 100 मीटर पर सेकंड की वेग से, तो क्या टकराने के बाद भी वो 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ही जाएगी या बदल जाएगा। तो आंसर है कि प्रकाश जिस वेग से आपतित होती है उसी वेग से परावर्तित होती है, यानी प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग नहीं बदलता है। क्या इसकी आवृत्ति बदल जाती है? नहीं, आवृत्ति भी नहीं बदलता है। तरंगदैर्घ्य बदल जाता है? तरंगदैर्घ्य भी नहीं बदलता है। क्या प्रकाश का चमक, जो इसका रियल इंटेंसिटी था, जो इसकी रियल चमक थी, क्या परावर्तन के बाद भी वही चमक रहेगा? तो आंसर है नहीं। प्रकाश का परावर्तन की घटना में प्रकाश का चमक जो होता है वो घट जाता है, ठीक है, यानी बदल जाता है, वो सरफेस पर डिपेंड करता है। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग, कॉमा, आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है, परंतु इसकी तीव्रता बदल जाती है ना। तीव्रता क्या होता है इसका, इंटेंसिटी क्या होता है, बदल जाता है। इसकी तीव्रता बदल जाती है। प्रकाश का तीव्रता क्या होता है, बदल जाता है, यानी जो चमक पहले था वो परावर्तन के बाद नहीं दिखेगा, जो चमक आपतित किरण का था वो परावर्तित किरण में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में
क्या होता है कि इसका वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता, लेकिन तीव्रता बदल जाती है। सेकंड नंबर, जब प्रकाश किसी सतह पे अभिलंबवत आपतित होता है, नॉर्मली अगर आपतित होगा तो परावर्तन के बाद वो कैसा दिखेगा, है ना। यानी जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होता है, जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होता है तो एक्चुअल में देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये लाइट रे है और ये लाइट रे जब 90 डिग्री, सतह के साथ में 90 डिग्री और अभिलंब के साथ में 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल आई की तो एंगल आई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि देखो लाइट रे ये है और अभिलंब क्या होता है, सतह से लंबवत होता है, तो अभिलंब भी यही है, लाइट रे भी यही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया 0 डिग्री। तो अगर प्रकाश अभिलंबवत आपतित होगी तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौटती है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण का पाथ एक ही होगा बट डायरेक्शन अलग अलग होगा, और आपतन कोण का मान 0 और परावर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब भी प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होगी तो वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, और एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर उस केस में कितना होगा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये दो तरह का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड, ये दोनों को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए, तो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड आज के लिए इतना ही है, फिर देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में इमेज कैसे बनता है, उसके बाद समतल दर्पण से इमेज कैसे बनता है। तब तक के लिए बने रहें।